हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड के इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत फर्स्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स यानी कि आपका एक का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आपसे भी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ ऑल यूजी कोर्सेज के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस फर्स्ट सब्जेक्ट की चैप्टर नंबर 8 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो आज की जो हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हमारा चैप्टर नंबर 8 प्रदूषण, जिसमें हम वायु, ध्वनि और परमाणु प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी कार, मोबाइल, घर की ईंटें और यहाँ तक कि बिजली तक, ये सब कुछ एक ही स्रोत से जुड़ा है। तो स्टूडेंट, आप सोचिए, सुबह उठते ही आप खिड़की खोले तो ताजी हवा के बजाय धुआं आपकी सांसों में जाए, या फिर स्कूल में बच्चे को खेलते समय शोर इतना हो कि पढ़ाई और नींद दोनों हराम हो जाए। और अगर इससे भी खतरनाक स्थिति हो तो परमाणु दुर्घटना जैसी घटनाएं जो आने वाली पीढ़ियों तक असर छोड़ जाए। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रदूषण की, खासकर वायु, ध्वनि और परमाणु प्रदूषण की। तो आइए समझते हैं इसको विस्तार से। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का मतलब है हमारे चारों ओर की हवा, पानी, मिट्टी आदि का गंदा या नुकसानदेह होना। तो जो प्रदूषण है उसका मतलब यही है कि हमारे आसपास की हवा, पानी या मिट्टी का गंदा और हानिकारक हो जाना। यह हमारे स्वास्थ्य, जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो ये गंदगी केवल हमारे आसपास को ही खराब नहीं करती, बल्कि हमारी सेहत और पूरे पर्यावरण पर भी असर डालती है। प्रदूषण हो गया यानी कि हमारी जिंदगी पर धीमा जहर, उसको ही हम प्रदूषण कहते हैं। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय था। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रदूषण के स्रोत। तो अब हम प्रदूषण के स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो प्रदूषण के स्रोत है, प्रदूषण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा प्राकृतिक स्रोत, दूसरा हमारा मानव जनित स्रोत। तो स्टूडेंट, एक गांव में ज्वालामुखी फटता है और राख फैल जाती है, ये है हमारे प्राकृतिक प्रदूषण या फिर प्राकृतिक स्रोत। जैसे कि ज्वालामुखी, तूफान, जंगल की आग, ये सभी हमारे प्राकृतिक स्रोत हो गए। लेकिन जब हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, फैक्ट्रियां धुआं छोड़ती है या प्लास्टिक जलाते हैं, तो ये है मानव जनित स्रोत, जिन्हें हम मानव जनित प्रदूषण भी कहते हैं, जिसमें वाहन, उद्योग, प्लास्टिक, रसायन, सीवेज आदि आते हैं, यानी जिम्मेदारी ज़्यादा हमारी है। तो जो प्रदूषण के स्रोत हैं ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत, दूसरा हमारा मानव जनित स्रोत। इसके बाद जो ये तो हमारे हो गए प्रदूषण के स्रोत। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है प्रदूषण का वर्गीकरण। तो अब हम प्रदूषण का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो प्रदूषण मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा प्रदूषण है वो हमारा कई प्रकार का होता है, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, थर्मल तापीय प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो ये सभी जो प्रदूषण है ये सभी हमारे प्रदूषण के ही प्रकार है। तो आज हम वायु, ध्वनि और परमाणु प्रदूषण पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा पर्यावरण प्रदूषण का प्रबंधन। तो किसी भी प्रदूषण को पढ़ने से पहले हम उसका प्रबंधन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, मान लीजिए शहर में ढेर सारा कचरा फैल गया है, तो उसका समाधान क्या होगा? तो समाधान यही होगा कि कचरे का पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग, गंदे जल को ट्रीट करके उपयोग करना, गंदे पानी को ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल करना, पेड़ लगाना, वृक्ष लगाना, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले धुआं पर नियंत्रण, गाड़ियों के धुआं पर नियंत्रण, और सबसे जरूरी है जन जागरूकता अभियान
यानी कि जन जागरूकता। तो यही सभी थे हमारे पर्यावरण प्रदूषण का प्रबंधन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वायु प्रदूषण को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। तो वायु प्रदूषण में हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे वायु प्रदूषकों का वर्गीकरण। तो जो वायु प्रदूषक है ये भी हमारे दो प्रकार के होता है, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। तो जो प्राथमिक प्रदूषक है ये वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे निकलते हैं, यानी कि सीधे वातावरण में प्रवेश करते हैं, जैसे कि CO हो गई, SO2 हो गई, NO2 हो गई। फिर ये तो हमारे प्राथमिक प्रदूषक हो गए। फिर हमारे आते हैं द्वितीयक प्रदूषक। तो ये जो द्वितीयक प्रदूषक होते हैं ये रासायनिक प्रतिक्रिया से बनते हैं, यानी कि यह प्राथमिक प्रदूषकों के रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं, जैसे कि ओजोन हो गई, स्मोग हो गई। ये सभी हमारे द्वितीयक प्रदूषक हो गए। तो ये तो हमारे वायु प्रदूषक का वर्गीकरण हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वायु प्रदूषण के प्रकार। अब हम वायु प्रदूषण के प्रकार देख लेते हैं। तो ये हमारा शहरी और ग्रामीण प्रदूषण होता है, इंडोर आउटडोर प्रदूषण होता है, और प्राकृतिक और मानव जनित प्रदूषण होता है। तो ये जो प्रदूषण होते हैं ये 3 प्रकार के हमने देखे वायु प्रदूषण के प्रकार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वायु प्रदूषण के स्रोत। तो अब हम बात कर लेते हैं जो वायु प्रदूषण है उसके स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें गाड़ियों का धुआं, वाहनों का धुआं, फैक्ट्री का धुआं, उद्योगों से निकला धुआं, घरेलू ईंधन जलाना यानी कि लकड़ी कोयला जलाना, और खेतों में पराली जलाना, ये सभी हमारे वायु इस प्रदूषण के स्रोत है। तो ये तो हमारे वायु प्रदूषण के स्रोत हो गए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो मुख्य वायु प्रदूषक आता है। जो मुख्य वायु प्रदूषक है उनको हम देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है CO, जिसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। दूसरे सल्फर डाइऑक्साइड जो SO2 होती है। थर्ड हमारा आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। फिर आता है पार्टिकुलेट मैटर, जिसमें M10 M2.5 आता है। फिर हमारा CFC होता है। तो ये सभी जो मैंने आपको बताई ये सभी गैसें हमारी प्रमुख वायु प्रदूषक हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है वायु प्रदूषण नियंत्रण। तो अब हम जो वायु प्रदूषण है उस पर नियंत्रण कैसे किया जाए उसके नियंत्रण को देख लेते हैं, जिसमें सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना, यानी सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, CNG और सोलर जैसी स्वच्छ ऊर्जा लगाना, यानी कि क्लीन फ्यूल का उपयोग करना, जैसे कि CNG हो गई, सोलर हो गई, पेड़ लगाना, वृक्षारोपण करना, उद्योगों में फिल्टर लगाना यानी कि फैक्ट्रियों में फिल्टर लगाना, और कानूनों का पालन करना, जो प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित जो भी कानून है उनका पालन करना। तो यही था हमारा वायु प्रदूषण नियंत्रण। तो ये हमारा पूरा वायु प्रदूषण हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रदूषण आता है वो हमारा ध्वनि प्रदूषण आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं ध्वनि प्रदूषण की। तो सबसे पहले हम ध्वनि प्रदूषण के स्रोत देख लेते हैं। तो इस स्रोत में हम देखेंगे वाहन, लाउड स्पीकर, मशीनें, पटाखे, ये सभी हमारे ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत है। तो ये तो हमारे स्रोत हो गए। इसके बाद प्रभाव देख लेते हैं ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। मानसिक तनाव बढ़ता है क्योंकि शोर से नींद उड़ जाती है, पढ़ाई प्रभावित होती है, सुनने की क्षमता घटती है, और मानसिक तनाव बढ़ता है, यानी कि मानसिक तनाव, नींद में खलल, श्रवण शक्ति में कमी, रक्तचाप बढ़ना, ये सभी वायु ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव है। तो ये तो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव हो गए। इसके बाद नियंत्रण देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सके। तो ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के कुछ साधन बता देते हैं, जिसमें हॉर्न जोन सीमित करना, मतलब कि जो नो हॉर्न जोन है वो बनाना, ध्वनि सीमा तय करना डेसिबल में, तो जो डेसिबल लेवल है उस पर नियंत्रण, और साथ ही रिहायशी इलाकों में लाउड स्पीकर पर रोक लगाना। तो यही हमारे नियंत्रण हो गए ध्वनि प्रदूषण को रोकने को। तो यही तो हमारा पूरा ध्वनि प्रदूषण हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है नाभिकीय प्रदूषण को लेकर। तो जो कि हमारा सबसे बड़ा प्रदूषण माना जाता है, सबसे खतरनाक प्रदूषण माना जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर परमाणु खतरा होता क्या है। तो परमाणु खतरे में हम देखेंगे हमारा जो नाभिकीय प्रदूषण है वो होता क्या है। तो जब रेडियोधर्मी पदार्थ लीक हो जाते हैं तो यह शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। यह कैंसर और आनुवांशिक विकार पैदा कर सकते हैं। तो जब भी जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वे लीक होते हैं तो वे हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि कैंसर तक भी उनसे हो जाता है। तो यही था हमारा परमाणु खतरा।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब हम इनके कारण समझ लेते हैं। तो अब हम परमाणु प्रदूषण के क्या कारण है, किन कारणों से परमाणु प्रदूषण फैलता है, उससे देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है परमाणु बिजली संयंत्रों से रिसाव, अर्थात जो परमाणु बिजली घर है उनसे रिसाव। दूसरा परमाणु हथियार परीक्षण, जो भी परमाणु हथियार का परीक्षण किया जाता है वो भी। थर्ड आपका आता है चिकित्सा उपयोग में लापरवाही, अर्थात जो चिकित्सा लापरवाही है वो बढ़ती जाती है। रेडियोधर्मी कचरे का अनुचित निपटान, तो जो रेडियोधर्मी कचरे है उसका गलत निपटान किया जाता है। ये सभी जो हमारे परमाणु प्रदूषण के फैलने के कारण थे, तो यही सभी कारण थे जिन कारण से परमाणु प्रदूषण होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा प्रभाव को लेकर आता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा परमाणु प्रदूषण है उसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है। तो इससे कैंसर, थायराइड समस्या जैसी बीमारियां जैसी समस्याएं होती है। बच्चों में जन्म विकृति या बच्चों में जन्म दोष उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही पर्यावरण असंतुलन भी इससे होता है। तो यही थे हमारे जो नाभिकीय प्रदूषण था उसके प्रभाव। इसके बाद जो हमारा आता है वो हमारा आता है रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव। तो अब हम रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव भी देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है दीर्घकालिक लंबे समय तक टिकने वाले। तो ये जो रेडियोधर्मी प्रदूषण होते हैं ये लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। हवा, पानी, मिट्टी सभी प्रभावित, जलीय जीव, वनस्पति और मनुष्य पर प्रभाव। तो हवा, पानी, मिट्टी सब प्रभावित होती है और इसका असर दशकों तक रहता है। याद कीजिए हमारा चेरनोबिल 1986 और फुकुशिमा 2011 से, जो कि हमारे आज तक भी ये जो क्षेत्र है ये हमारे आज भी इनमें कोई ना कोई जो दीर्घकालिक प्रभाव है हमें देखने को मिलते हैं। तो यही था हमारे रेडियो धर्मी प्रदूषण के प्रभाव। तो यही था हमारा पूरा नाभिकीय प्रदूषण। इसमें हमारा एक टॉपिक हो रहा था नाभिकीय खतरों का शमन। तो अब हम नाभिकीय खतरों का शमन भी देख लेते हैं। तो नाभिकीय खतरों का निवारण या उनका शमन कैसे किया जा सकता है। तो जो रेडियोधर्मी कचरे होते हैं उनका सुरक्षित निपटान करके, कड़े सुरक्षा मानदंडों का पालन करके, जो सख्त सुरक्षा नियम है उनका उपयोग किया जाए। साथ ही नियमित निरीक्षण और प्रशिक्षण होता रहना चाहिए, जिन पर लगातार निगरानी और प्रशिक्षण होना चाहिए, और जन जागरूकता भी फैलनी चाहिए। तो यही था हमारा नाभिकीय खतरों का शमन। तो इसी के साथ जो हमारा पूरा परमाणु प्रदूषण था, जो कि नाभिकीय प्रदूषण था, वो हमने देख लिया। तो निष्कर्ष में हम एक तरीके से यही कह सकते हैं स्टूडेंट कि वायु, ध्वनि और परमाणु प्रदूषण ये केवल किताबों के शब्द ही नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की हकीकत भी है। बस फर्क इतना ही कि है कि हम चाहे तो इन्हें काम कर सकते हैं। पेड़ लगाए, गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, कानूनों का पालन करें, और सबसे जरूरी है जागरूक रहे। तो याद रखें स्टूडेंट, प्रकृति हमें जीवन देती है और इसे सुरक्षित रखना ये सभी हमारी जिम्मेदारी है। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो भी कंप्लीट होता है। तो ये था हमारा 8th चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई डाउट या किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर ये लेक्चर आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसमें हम प्रदूषण, जल, ताप और मृदा प्रदूषण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।